वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है AAA ब्राइट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कवर अप कर रहे हैं, जिसमें अभी मोस्ट लेटेस्ट पेपर हुआ है जेल वार्डन का, PSSB का जेल वार्डन का पेपर, जो अभी रिसेंटली अक्टूबर 2024 में हुआ है। तो उस पेपर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और दोनों पेपर डिस्कस करेंगे, 2024 का पेपर भी और 2023 का पेपर भी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग लेटेस्ट पेपर जेल वार्डन PSSB का जो 2024 में अक्टूबर में हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ICT का लेवल काफ़ी आसान क्वेश्चन थे और जितने भी क्वेश्चन थे ओवरऑल 10 क्वेश्चंस होंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने ऐप से क्लासेस कवर अप की हैं ICT के, तो आप ईजिली 10 के 10 क्वेश्चंस कवर अप कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, ये लीजिए पहला क्वेश्चन। In Microsoft Word, which keyboard shortcut combination is used to open the thesaurus dialog box? तो ये क्वेश्चन MS Word का है। तो thesaurus के साथ मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो thesaurus के क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल thesaurus जो है वो रिव्यू टैब के अंदर आता है और thesaurus एक ऑप्शन है जो सिनोनिम और एंटोनिम बताता है, या इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास बनता भी है कि thesaurus कौन से टैब में आता है। तो thesaurus रिव्यू टैब के अंदर आता है और प्रूफिंग ग्रुप के अंदर आता है। ओके, ये बातें भी हमें याद रखनी है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो रिव्यू टैब है MS वर्ड के अंदर जिसमें प्रूफिंग ग्रुप है। प्रूफिंग ग्रुप में और भी चीज़ें आती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक भी आता है। तो प्रूफिंग ग्रुप के अंदर thesaurus नाम का ऑप्शन आता है और thesaurus जो है वो डिक्शनरी ऑफ MS वर्ड है। और क्वेश्चन ये भी बनता है MS वर्ड के अंदर सिनोनिम और एंटोनिम कौन बताता है, तो सिनोनिम और एंटोनिम बताने वाला भी thesaurus है। और अब इसकी शॉर्टकट की जो यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस है, दैट इज Shift + F7। thesaurus की शॉर्टकट की है Shift + F7। तो ये दे रखा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल आर विंडोज़। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एंड यूज़र दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है। जैसे आपके पास आपका PC है वो हार्डवेयर है और यूज़र यानी कि हम, उस हार्डवेयर पर हम तब तक काम नहीं कर सकते जब तक उस PC के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो नहीं है। जैसे आपका फ़ोन है तो फ़ोन एक हार्डवेयर है क्योंकि आप उसको फिज़िकली टच एंड फील कर सकते हैं और हम यूज़र हैं जो फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर उसमें एंड्रॉयड नहीं है तो आप उसमें क्या चलाओगे? कुछ भी नहीं। तो फ़ोन वो डब्बे की इक्विवेलेंट ही तो हो जाता है ना। चाहे आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल के फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दैट इज़ iOS। तो iOS उसके अंदर नहीं इंस्टॉल तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो इंटरफेस के जैसे काम करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हार्डवेयर एंड यूज़र दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने का काम भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल सभी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ हैं। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ नहीं, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, मैक OS, iOS, एंड्रॉयड, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा दे रखा है। विच इज़ नॉट पूछा गया है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS भी है। मैक OS मैकबुक में आता है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक्सप्लोरर नहीं है। एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड। तो ULL भी नहीं होता, UDC भी नहीं होता, UML भी नहीं होता, URL होता है। अब URL है क्या? तो URL का फुल फॉर्म इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे डिस्कस किया ही है ये, किसी भी वेब पेज का यूनिक एड्रेस को क्या कहते हैं? दैट इज़ URL। दूसरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया कि URL का फुल फॉर्म क्या है। एक किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि URI क्या काम करता है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। पहले हम बात कर लेते हैं URL का काम क्या है। तो URL किसी भी वेब पेज का एड्रेस बताता है कि वो इंटरनेट पे कहाँ पड़ा है,
किसी भी वेब पेज का एड्रेस यानी उसकी लोकेशन बताता है कि वो इंटरनेट पे कहाँ पड़ा है। ओके, ये इसका काम हो गया। तो यूआरएल के काम पर भी क्वेश्चन आता है कि यूआरएल का काम क्या है। तो यूआरएल किसी भी वेब पेज का एड्रेस यानी लोकेशन बता रहा है कि वो इंटरनेट पे कहाँ पर पड़ा है। ओके, तो ये हो गया उसका काम। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सॉरी। एक तो ये डिस्कस्ड है, दूसरा ये है, और तीसरा मैंने डिस्कस कर दिया। अब चौथा क्वेश्चन ये था कि यूआरआई का काम क्या है। अब हम तो यूआरएल की बात कर रहे थे, व्हाट इज़ यूआरआई। तो यूआरआई इक्वल टू यूआरएल प्लस यूआरएन। ठीक है, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि यूआरआई का काम क्या है। तो जो यूआरएल का काम है वही यूआरआई का काम है, और उसका आंसर भी यही था। यूआरआई स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यूआरएन इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर यूआरआई का काम भी पूछ लिया गया है तो जो यूआरएल का काम था वही यूआरआई का काम था। ठीक है, तो यूआरआई जो है वो यूआरएल प्लस यूआरएन से बना है, और यूआरआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूआरएन इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, एंड यूआरएल इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूआरएल से और बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Next question. In the email address xab@yahoo.com stands for. Okay, .com किस लिए है? तो जो ये .com है, .org हैं, .def, .mil, these are domain names ना। ये मैंने इंटरनेट के टॉपिक में भी डिफरेंट डोमेन नेम्स डिस्कस किए हैं। ओके, तो आप ऐप पे क्लास देख सकते हैं, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। और URL और दिस क्वेश्चन, बोथ क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंटरनेट टॉपिक, और दोनों क्वेश्चन डिस्कस्ड हैं। ओके, चलिए तो बात करते हैं। बहुत सारे डोमेन नेम्स आते हैं, जैसे इंडिया, हर कंट्री का डोमेन नेम है। तो जैसे इंडिया का डोमेन नेम इज़ .in, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन नेम हैं। जैसे .com इज़ यूज फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डोमेन नेम्स आप लोग देखते ही हैं, अगर यूनिवर्सिटीज़ की भी वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो आप देखते हैं www.ac.in लिखा हुआ है ना, www.kuk.ac.in ऐसा लिखा हुआ है। तो .ac.in डोमेन नेम किस लिए यूज़ हो रहा है, .in डोमेन नेम इज़ फॉर इंडिया एंड .ac इज़ फॉर एकेडमिक्स, तो बना एकेडमिक्स इन इंडिया। .edu यूज़ हो रहा है एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए। .org यूज़ हो रहा है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता भी है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा डोमेन नेम इस्तेमाल हुआ, दैट इज़ .org। और .co.in है, वो भी कमर्शियल इन इंडिया, CO इज़ कमर्शियल एंड .in इज़ फॉर इंडिया। ठीक है, उसके बाद .mil, ये भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन था। .mil किसके लिए इस्तेमाल होता है डोमेन नेम, दैट इज़ मिलिट्री ग्रुप्स। .def डिफेंस के लिए। .aero तो ये इस्तेमाल होता है एयरोनॉटिकल्स या एयरलाइंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद .biz बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और .gov या .govt गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके के डोमेन नेम्स हैं। तो हमारे से यहाँ पे .com के लिए पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन है कमर्शियल, कॉमन, कम्युनिटी, कंपोनेंट, तो आंसर इज कमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन Microsoft Word, what is the exact maximum number of columns that can be inserted in single table? Okay. तो MS Word के अंदर भी हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, और ये किस में आता है, इंसर्ट टैब के अंदर टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो मिनिमम रोज एंड मिनिमम कॉलम्स कितनी होंगी, MS Word के लिए हम बात करें, नॉट फॉर द एक्सेल, ये ध्यान रखेंगे। तो MS Word में मिनिमम रोज एंड मिनिमम कॉलम कितनी होगी कि एक टेबल इंसर्ट हो जाए, ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। ओके, तो मिनिमम रोज एंड मिनिमम कॉलम्स आर 0 रो एंड 0 कॉलम, या 0 रो और 1 कॉलम, या 1 रो और 1 कॉलम, इस तरीके के ऑप्शंस इसमें बनते हैं। तो जी आपके पास 1 रो और 1 कॉलम होगा तो एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो यानी मिनिमम रो एंड मिनिमम कॉलम इज़ 1 and 1। और मैक्सिमम रोज़ कितनी हो सकती हैं, तो मैक्सिमम रोज़ आर अनलिमिटेड, क्योंकि जितने पेजेस इंसर्ट करते चले जाओगे उतनी रोज़ बनती चली जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम कॉलम्स आर 63। ओके, MS वर्ड में ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है। तो मैक्सिमम कॉलम्स आर 63, तो 63 ऑप्शन में नहीं गिवन है, इसीलिए नन ऑफ दीज इज़ योर आंसर। वैसे इसका आंसर 63 है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की ऑफ स्पेलिंग चेक पावर पॉइंट में। चाहे पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक आए, चाहे आपके पास एक्सेल में आए, चाहे वर्ड में आए, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का शॉर्टकट की इज F7। F7 दे रखा है यहाँ पर, F7 इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। जब रेड अंडरलाइन आता है मीन्स स्पेलिंग एरर है, और जब ग्रीन अंडरलाइन आता है तो ग्रामेटिकल एरर है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। CPU इज अ हार्डवेयर, मदरबोर्ड इज ऑल्सो अ हार्डवेयर, HDDs यानी हार्ड डिस्क ड्राइव या प्रॉक्सी ड्राइव, तो प्रॉक्सी ड्राइव नहीं है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर नहीं है। स्कैनर क्या करता है, तो स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। और लाइट पेन क्या करता है, लाइट पेन इज़ अ लेज़र लाइट, तो ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। और लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस है। लाइट पेन से इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है जो आपके पेपर्स में आया हुआ है PSSB के। जॉयस्टिक जो है वो वीडियो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो भी इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस इज़ ओनली प्लॉटर। तो प्लॉटर जो है वो फ्लेक्स बनाने के लिए या ब्लूप्रिंट यानी घर के नक्शे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक देता है, क्योंकि ये फ्लेक्स बनाता है ना, तो जो पोस्टर बने होते हैं उनके ग्राफिक्स आर मच बेटर देन जो हम प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं उनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास डिस्कस हुए थे अभी फ़िलहाल अक्टूबर में जेल वार्डन के पेपर में। ऑल आर वेरी इजी क्वेश्चन, ICT का बहुत लेवल इजी था, क्वेश्चन आसान थे। ओके, तो अब हम 2023 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में सेम जेल वार्डन के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। ओके, और ये 29 अगस्त को पेपर हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम। रैम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो रैम जो है, रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। रैम एंड रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी में कंसिडर होता है, और रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी ना। तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है और वॉलेटाइल होती है नेचर में। वॉलेटाइल मतलब डेटा कैन बी इरेज्ड, कैन बी नहीं, डेटा हो ही जाता है इरेज जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है तब। ओके, अब यहाँ डिस्कस करें ज़रा कौन सा स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ना। तो वॉलेटाइल इन नेचर, तो डेफिनेटली वॉलेटाइल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, तो वो नहीं है। रोम है जो वो नॉन वॉलेटाइल है, क्योंकि रोम के अंदर सिस्टम की फाइल्स होती हैं और रैम के अंदर यूज़र की फाइल्स होती हैं। तो सिस्टम की फाइल्स तो ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, तो वो लाइट आए या लाइट जाए वो इरेज नहीं होगी, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यूज़र की फाइल्स जो हैं वो रैम में पड़ी हैं, अगर आप उनको सेव नहीं करोगे और लाइट चली गई है काम करते हुए तो वो डेफिनेटली उड़ जाएगा। स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, करेक्ट है। जो रैम है उसका साइज इज़ स्मॉल और रैम इज़ फास्टर। ठीक है, सिर्फ वो नॉन वॉलेटाइल नहीं है नेचर में, क्योंकि रोम नॉन वॉलेटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। कैशे मेमोरी है, मेमोरी को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैशे। तो कैशे जो है वो स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी है। वैसे रजिस्टर होती है, लेकिन इन केस अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं आता है तो स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इज़ कैशे, ये आंसर बनता है। और कैशे मेमोरी वो मेमोरी है जो CPU एंड रैम के बीच में आती है। ओके, उसके बाद दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल इज़ विंडो, और आउटपुट डिवाइस प्लॉटर है। ये 3 आर करेक्ट। जीमेल जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है, जीमेल तो ईमेल सर्विस है ना, तो वेब ब्राउज़र तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू accommodate faster data transmission speed, 5th generation wireless technology that is 5G offers great bandwidth. What other terms in synonyms with bandwidth? ठीक है, बैंडविथ के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंडविथ होता क्या है। बैंडविथ की अगर मैं टेक्निकली बात करूँ ना, तो बैंडविथ की डेफिनेशन क्या आती है, जर्नल भी बात करेंगे बैंडविथ होती क्या है और टेक्निकली भी बात करेंगे। तो बैंडविथ क्या होती है, अ मेजर ऑफ डाटा ट्रांसफ़र रेट।
अ मेजर ऑफ डाटा ट्रांसफ़र रेट, इसे हम कैपेसिटी भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कैपेसिटी, ठीक है। डाटा ट्रांसफ़र रेट, कितना डाटा इधर से उधर जा रहा है, उसका मेजर इज़ बैंडविथ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो कैपेसिटी होता है। अब बैंडविथ है क्या, जैसे हमारे पास कुछ फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जैसे है 92.7, 91.9 या 101.2, इस तरीके से। दीज आर फ्रिक्वेंसीज, रेडियो फ्रिक्वेंसीज है ना। अब फ्रिक्वेंसीज हैं क्या, फ्रिक्वेंसीज एक्चुअल में क्या है, रास्ते जिन पर डाटा ट्रैवल कर रहा है ना। तो फ्रिक्वेंसी आपके एक तरीके के रास्ते हैं जिन पर डाटा ट्रैवल करता है, ओके। तो कितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज आर अवेलेबल टू ट्रांसफ़र डेटा, कितनी फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इधर से उधर, उसे कहा जाता है बैंडविथ, ठीक है। अब डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, तो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है एक गिवन टाइम पर, एक गिवन मीडियम में कितना डाटा इधर से इधर गया, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इज़ नोन एज डाटा ट्रांसफ़र रेट। एक गिवन टाइम पर एक गिवन मीडियम में, जैसे आपने वायर्ड मीडिया दे दिया और 9 से 5 में चेक कर रहे हो कि कितना डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र किया गया है, उसे डाटा ट्रांसफ़र रेट कहा जाता है। अगर मैं बैंडविड्थ को बढ़ाऊंगी, ठीक है, मतलब मेरे पास अभी 3 चैनल्स थे, बैंडविड्थ इज़ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज ना, तो मेरे पास अभी 3 चैनल्स थे, अब एक चैनल और हो गया 94.5, मतलब मैंने क्या किया, बैंडविड्थ को बढ़ा दिया। तो क्या डाटा ट्रांसफ़र रेट बढ़ेगा या घटेगा, तो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक और रास्ता हो गया ट्रैवल करने के लिए। अगर आप बैंडविड्थ को घटा दोगे तो भाई 2 चैनल्स मैंने बंद कर दिया, अब 2 रास्ते बंद हो गए, तो डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि अब आप सिर्फ 2 रास्तों पे 2 फ्रिक्वेंसीज़ पर ही डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। पहले 4 पर कर रहे थे, तो 4 पर कर रहे थे तो एक साथ 4 लाइन्स पर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था, अब हमने घटा दिया। तो बैंडविड्थ जो है, अगर आप बैंडविड्थ बढ़ाते हो तो डाटा ट्रांसफ़र रेट बढ़ता है, और बैंडविड्थ घटाते हो तो डाटा ट्रांसफ़र रेट घटता है, ठीक है। और टेक्निकली बैंडविड्थ क्या है, अ मेजर ऑफ डाटा ट्रांसफ़र रेट, जिसको हम कैपेसिटी भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स AC टू DC इन कंप्यूटर। AC टू DC कौन कन्वर्ट करता है, तो पावर सप्लाईज हमारे पास 2 होती हैं, एक SMPS होती है और एक UPS होती है। SMPS का आंसर होता है, फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, और UPS की तो हमें पता ही होगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो जो SMPS है वो AC टू DC भी कन्वर्ट करती है, DC टू AC भी कन्वर्ट करती है, और DC टू DC भी कनेक्ट करती है, कन्वर्ट करती है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है हमारे पास पावर सप्लाई का, तो दैट इज़ SMPS जो आंसर है, और उसका फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मालवेयर से है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैकिंग मेथड इज़ यूज टू सेंड एनोनिमस मैसेज टू ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस विद अ सर्टेन रेडियस। ब्लू जैकिंग, हाई जैकिंग, रेड जैकिंग या मोबाइल जैकिंग। देखो आंसर इज ब्लू जैकिंग। इसमें हाईजैकिंग किया गया है, और किसको, ब्लूटूथ को हाईजैकिंग किया गया है। जैसे क्या होता है, प्लेन हाईजैक हो गया, हम लोगों ने सुना। अब प्लेन ने जाना था दिल्ली, दिल्ली की जगह उसको लंदन ले जाया गया, ठीक है, हाईजैक करके, मतलब उसकी लोकेशन तो दिल्ली की थी लेकिन उसको लंदन ले जाया गया, किसी और लोकेशन पर ले जाया गया, और अपने प्रॉफिट के लिए डेफिनेटली उसकी लोकेशन चेंज की होगी ना। तो सेम यहाँ पर ऐसा है, अगर ब्लूटूथ को हाईजैक किया जाएगा तो मुझे ABC ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट करना था, लेकिन मुझे बाय डिफ़ॉल्ट किसी और ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करवा दिया जाएगा, और अब वो मेरे बेनिफिट वाली फाइल्स तो भेजेंगे नहीं ना, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई फाइल्स ऐसी भेजेंगे जिससे मेरा PC या मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा होगा, तो वो डेफिनेटली मालवेयर्स होंगे, ओके। तो अगर ब्लूटूथ को हाईजैक किया जाता है तो उसे ब्लू जैकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, हाउ डज़ यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MS Excel। तो MS Excel में करंट डेट को डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इज़ इक्वल टू टुडे, इक्वल टू टुडे, और करंट डेट को प्रिंट करवाने के लिए एक शॉर्टकट की भी है, दैट इज़ कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है।
ये both answers are correct. Next, the message that includes audio, video, animation and text is called dash message. Very easy question, you all know the answer, that is multimedia. Next question, by pressing which of the key a new paragraph. देखिए आप एक पैराग्राफ पर हैं, काम कर रहे हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, दैट इज एंटर की. ठीक है, अब पेज ब्रेक, इसी के साथ क्वेश्चन भी बनता है. पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है, दैट इज कंट्रोल प्लस एंटर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पेज ब्रेक की शॉर्टकट की पूछी जाती है, दैट इज कंट्रोल प्लस एंटर. ठीक है, पेज ब्रेक में क्या है, नया पेज आ रहा है ना, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि आप ऑलरेडी 1 पेज पर हो, अगर आपको नया पेज पर आना है तो शॉर्टकट की क्या है, दैट इज कंट्रोल प्लस एंटर. चाहे डायरेक्टली पेज ब्रेक के लिए पूछ लो या इंसर्ट नया पेज कर रहे हो तो शॉर्टकट की क्या है, दैट इज कंट्रोल प्लस एंटर. ओके, और पैराग्राफ ब्रेक हो रहा है एक तरीके से या नए पैराग्राफ में आ रहे हो तो शॉर्टकट की क्या है, दैट इज एंटर. नेक्स्ट, एक्सेल से क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन. राउंड फंक्शन के लिए पूछा गया है. तो राउंड फंक्शन हम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा है ना, राउंड. तो राउंड फंक्शन क्या कर रहा है, हमें ये पता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी टर्म हो तो नेक्स्ट टर्म कंसिडर कर लेते हैं ना, और अगर 4 है 3 है तो हम नेक्स्ट टर्म पे नहीं जाते हैं. सेम यही काम करना है यहाँ पे राउंड में, जैसे मैथ्स में हम लोग राउंड ऑफ करते हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ पर काम है. तो क्वेश्चन क्या दे रखा था, व्हाट विल बी द फंक्शन राउंड 1273.45, 1. यहाँ पर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, तो उतना डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना होता है. ठीक है, जैसे मैंने इसको परफॉर्म किया एक्सेल के अंदर, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट 1273.45, 1. तो अगर पॉइंट के बाद देखो तो 4 और 5 है. ठीक है, तो डेसिमल के बाद 1, सिर्फ यहाँ पर 1 दे रखा है ना, तो डेसिमल के बाद 1 तक आपको सिर्फ राउंड ऑफ करना है. तो 4 के बाद नेक्स्ट टर्म इज़ 5 है ना, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, 1273.5 बन जाएगा. 4 नेक्स्ट टर्म हो जाएगी ना, दैट इज़ 5. थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं. और जैसे मेरे पास दे रखा है इक्वल टू राउंड 2.15, 1. तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस. ठीक है, डेसिमल के बाद 1 प्लेस पे 1 है, लेकिन 1 के बाद क्या है, 5 है. तो 5 होने पर क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या बन गया, 2.2 हो गया. नेक्स्ट 2.149, 1 है. ठीक है, अब देखो 2.1 के बाद क्या टर्म है, 4 है. तो 4 है, 5 और 5 से ऊपर नहीं है ना, तो इसीलिए टर्म क्या रह गई, 2.1 रह गई. लेकिन अगर ये टर्म होता 2.16 होता तो 2.2 हो जाता. नेक्स्ट, इक्वल टू राउंड -1.475, 2 है. तो 2 दे रखा है तो 2 डेसिमल प्लेस है ना, 4, 7, लेकिन नेक्स्ट टर्म क्या है, 5. तो 7 को वो चेंज करके क्या कर देगा, 8. तो रिजल्ट क्या आया, -1.48. सिंपल मैथ्स ही है ये आपका, जैसे मैथ्स में राउंड ऑफ करते हो सेम ऐसा है. यहाँ पर जो दे रखा है वो डेसिमल के बाद इतनी पोजीशन तक आपको राउंड ऑफ करना है. सिर्फ नेक्स्ट टर्म 1 दे रखा है तो सिर्फ ये टर्म राउंड ऑफ होगी, लेकिन इसके साथ 5 है तो 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो ये 4 किस में कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट वैल्यू में, दैट इज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज टू फेच ईमेल्स फ्रॉम मेल बॉक्स इज कॉल्ड, दैट इज पॉप. पॉप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. मेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज SMTP. मेल को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो है पॉप. ओके, IMAP भी होता है, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. ये दोनों प्रोटोकॉल जो हैं, पॉप एंड IMAP, ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं मेल को रिसीव करने के लिए. FTP इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो फाइल से रिलेटेड कोई भी काम है उसे करने के लिए हम लोग FTP नाम का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं. वैसे इसका बेसिक फंक्शन इज़ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग. टेलनेट क्या होता है, रिमोट डिस्टेंसेस पर पड़े हुए कंप्यूटर को एक्सेस करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यानी दूरी पे पड़ा हुआ कोई भी कंप्यूटर है उसे आपको अगर एक्सेस करना है तब हम टेलनेट नाम का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं. और टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्किंग. चलिए नेक्स्ट, द डिविजन ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन इनटू रोज एंड कॉलम्स दैट डिफाइन द नंबर ऑफ पिक्सल्स टू डिस्प्ले अ पिक्चर इज कॉल्ड. नंबर ऑफ पिक्सल्स मतलब होता है
रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? तो जर्नल लैंग्वेज में हम कहते हैं भाई इसका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है या इसका रेजोल्यूशन अच्छा है, मतलब क्या है? वो डेफिनेटली पिक्सल पर डिपेंड कर रहा होगा ना रेजोल्यूशन। कोई भी पिक्चर है वो पिक्सल्स पर डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी। अगर आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ पिक्चर चाहिए तो पिक्सल छोटे होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए और नज़दीक होने चाहिए। कोई भी फ़ोटो है जैसे जैसे आपको उसको जूम करोगे वैसे वैसे फ़ोटो ब्लर होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपके पिक्सल्स हैं वो दूर हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं इस वजह से। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की पिक्चर चाहिए तो पिक्सल शुड बी स्मॉल, नियर एंड मोर। और रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उनको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पिक्सल्स ही पूछा गया था, तो आंसर इज रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल्स को क्या कहते हैं? जंक ईमेल्स को स्पैम कहते हैं। अनवांटेड ईमेल्स, अनसॉलिएटेड ईमेल्स, अनसॉलिएटेड ईमेल्स क्वेश्चन आता है स्पैम से। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? तो यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डाटा नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स ओवर द नेटवर्क नहीं। रेट एट विच डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ कनेक्शन, करेक्ट। अभी अभी हमने बैंडविड्थ के बारे में बात की है। रेट एट विच डाटा इज चेक्ड फॉर द वायरस, वायरस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चेक करते हो यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी एंड कॉजेज डैमेजेस टू फाइल्स एंड सिस्टम? देखो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का क्या मतलब होता है? जो अपने आप को खुद से मल्टीप्लाई करवाता है। जैसे अगर मेरे पीसी में वायरस आएगा, इस क्वेश्चन के लिए मैं दो चीज़ें बताऊंगी आपको, ठीक है। बहुत सारे टाइप के मालवेयर्स होते हैं, वॉर्म है, वायरस है, एडवेयर है, रैंसमवेयर है, इस तरीके से बहुत सारे वायरस मालवेयर के टाइप्स हैं, ओके। तो उसमें वॉर्म भी आता है और वायरस भी आता है। वायरस का क्या है कि जब आपके पीसी में वायरस ने एंटर किया है, जब तक आप उसे क्लिक नहीं करते, यानी आप उसको परमिशन नहीं देते या आप उसको एक्सेस नहीं देते, तब तक वो सर्कुलेट नहीं करता है। वो वहीं का वहीं पड़ा है, वो कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। जब आप उसे क्लिक करोगे तब वो ट्रांसफ़र होना शुरू करेगा, तब वो आपकी फाइल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेगा। यानी वो एक एंटर होता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टाइम्स वो बनेगा, रेप्लिकेट वो करेगा, लेकिन उसे होस्ट की ज़रूरत है। और होस्ट कौन बनेंगे? हम बनेंगे। तो यानी वो सिर्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ नहीं है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग इज़ ओनली वॉर्म। वॉर्म क्या है? वॉर्म से ये बैंकिंग वगैरह में क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे टाइप्स हैं ना मालवेयर के, जिसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वो सिर्फ वॉर्म है, बाकी नहीं है। इवन वायरस भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। वॉर्म जो है वो एक एंटर करता है, लेकिन वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टाइम्स बन जाता है, लेकिन वो खुद से करता है ये काम। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी क्लिक, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है ट्रेवल होने के लिए। लेकिन वायरस को ज़रूरत है। वायरस इज़ रेप्लिकेटिंग, नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग। वॉर्म इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अगर ऑप्शन में आपके पास वॉर्म नहीं है और क्वेश्चन में सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो आंसर इज़ वायरस। ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और यहाँ पर भी बना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी? सेल्फ रेप्लिकेटिंग पूछा गया है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो सिर्फ वॉर्म है, लेकिन ऑप्शन में वॉर्म नहीं दे रखा है। जब ऑप्शन में वॉर्म नहीं दे रखा है तो आंसर इज़ वायरस, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन बेसिकली वॉर्म के लिए बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की, दैट इज F7। उसके बाद बेसिक आर्किटेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PSSB क्लर्क में भी पूछा गया, UGC नेट में भी पूछा जाता है, लेकिन UGC नेट में कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये फाउंडर पूछा जाता है पंजाब के पेपर्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? दैट इज जॉन वॉन न्यूमैन। JV न्यूमैन दे रखा है, फुल नेम इज जॉन वॉन न्यूमैन, ओके। तो ये क्वेश्चंस थे आपके जेल वार्डन के 2024 एंड 2023 दोनों के मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।